ह्यूमन माइंड अपनी लाइफ जिस थॉट से स्टार्ट करता है वही थॉट टाइम के साथ साथ और गहराता जाता है। यह फर्स्ट थॉट ही माइंड की टेंडेंसी और एटीट्यूड डिसाइड करता है, क्योंकि माइंड की क्रियाविधि ही कुछ ऐसी है कि माइंड कंटिन्यूस विचार पर विचार करता जाता है जो कभी थमने का नाम नहीं लेता। इस वजह से होता यह है कि आगे के सारे विचार पुराने विचारों का ही रिजल्टेंट होते हैं, जो देखने में नए लगते हैं पर वो फर्स्ट थॉट के ही प्रोडक्ट्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत ही नवीनता है। नया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विचारों में अंतराल ही नहीं है जिससे विचारों पर विचार करके कुछ नया क्रिएटिव किया जा सके। फर्स्ट थॉट चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आगामी लाइफ उसी पर डिपेंड करती है, बशर्ते लाइफ में कुछ बड़ा इंसिडेंट ना हुआ हो। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यदि माइंड को इंटरप्ट ना किया जाए तो वह ना तो नए विचारों को एक्सेप्ट कर सकता है ना नए विचारों को सृजन। कंसिक्वेंटली वह ओल्ड पैटर्न पर ही चलता रहेगा। फिर भी इसके विपरीत माइंड को आभास होता है कि नया हो रहा है। ब्रेन में निरंतर चलते विचार ही जीवन की गतिमानता और आधुनिकता का एहसास कराते हैं, चाहे वो कितना भी काल्पनिक क्यों ना हो। ये निरंतर चलते विचार माइंड में न्यू नॉलेज और न्यू थॉट्स को आने से रोकते हैं। जब तक माइंड को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा तब तक माइंड न्यू प्रोग्रेसिव आइडियाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यदि माइंड में ऑलरेडी एक्सेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी है तो चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। पर जब माइंड कुछ प्रॉब्लम महसूस करे या अपने में कुछ कमी का एहसास करे या माइंड सोशल एडजस्टमेंट करने में दिक्कत करे या समय के साथ कदम मिलाने में मुश्किल माने या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घिर जाए या कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित हो, तो आवश्यकता है कि माइंड चलते हुए विचारों का फ्लो रोके और माइंड को इतना समय और आराम मिल सके जिससे एक बदलाहट आ सके। यदि माइंड को एक थॉट इंटरप्शन दिया जाए तो माइंड अच्छा फील करता है और रेस्ट भी कर लेता है। विचारों का कुछ क्षण रुक जाना पेंडिंग प्रॉब्लम्स को स्वतः ही सॉल्व कर देता है, जो ज़्यादा दिमाग चलाने की वजह से अनसॉल्व्ड बनी हुई थी। फॉर इंस्टेंस, यदि कोई बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो बच्चे को छोड़कर सभी का कॉमन व्यू होता है कि बच्चे का माइंड हैंग्ड हो चुका है और बात समझने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए लोगों का कॉमन मेथड है फिजिकल शॉक दे देना, जैसे थप्पड़। यदि शॉक ना भी दें तब भी बच्चे का माइंड इस कंडीशन में है कि वो अपने को कैसे न कैसे इंजर्ड कर लेगा और इससे ही बच्चे का माइंड एक स्टॉपेज ले पाता है। अब हमारे इस डिस्कशन पॉइंट पर यह है कि माइंड स्टॉपेज के लिए फिजिकल मेथड नहीं, इंटेलेक्चुअल मेथड का यूज किया जाना चाहिए। इसके लिए माइंड को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो अपने को ही ब्रेन में वायरल होने से रोकता है और उन थॉट्स को भी सर्कुलेट होने से रोकता है जो कंटिन्यूस चल रहे थे, और लास्ट में वह कॉन्सेप्ट अपने को भी रोकता है। इस वजह से माइंड कुछ टाइम रेस्ट कर लेता है और माइंड के रेस्ट करते ही उसमें एक एनर्जी आ जाती है जो इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। पर कुछ टाइम के बाद माइंड अपने एटीट्यूड और टेंडेंसी की वजह से वापस अपनी कंडीशन पर आ जाता है। माइंड को फिर और नए कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक माइंड में काफ़ी बदलाहट ना दिखाई देने लगे। इंटेलेक्चुअल वे के कॉन्सेप्ट्स का सही या गलत से कुछ लेना देना नहीं। यह लाइफ और वर्ल्ड जितना ही सही और गलत है, बस यही इम्पोर्टेंट है। बात अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की है, जो तब होगा जब नॉलेज होगी और न्यू आइडियाज़ होंगे, और यह सब पुराने विचारों को इंटरप्शन करने से होगा। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि रनिंग व्हीकल का ड्राइवर जब भी थोड़ा इंटरप्शन देखता है तो वो स्पीड कम नहीं करता बल्कि और ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। ठीक ऐसा ही माइंड के लिए है। जब विचारों को रोकने के लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो माइंड और ज़्यादा फोर्स लगाता है, क्योंकि कोई भी माइंड विचारों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, चाहे वो सही हो या गलत। पर अच्छा इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जिसके लिए इंटरप्शन ज़रूरी है और थोड़ा रेस्ट भी। जब कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री डेवलप होती है तो डिमांड की वजह से,
कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कमी है जिसकी वजह से इंडस्ट्री या फैक्ट्री वर्क कर रही है। किसी सिटी में कुछ कमी है या और ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए तो सिटी में काम प्रोग्रेस पर रहता है। जहाँ सब कुछ बैलेंस्ड हो जाता है वहाँ काम फिनिश हो जाता है, और जहाँ थोड़ा भी अनबैलेंस्ड हो जाता है वहाँ काम स्टार्ट हो जाता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम ना बन जाए। प्लांट्स, एनिमल्स और मैन अर्थ की ऑर्गेनिक लाइफ है। किसी प्लांट को अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के लिए जितने काम की ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम करता है। ऐसे ही एक एनिमल भी अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा काम करता है। तभी तो एक ऑर्गेनिज्म बिना कुछ किए दूसरों के सहारे जीवन काट लेता है, और कुछ इसी फैक्ट का फ़ायदा उठाकर अपनी फैमिली, स्पीसीज या लाइफ को डेवलप भी कर लेते हैं। यदि ध्यान से देखें और समझें तो ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ही काम कर रहे हैं। यह काम अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज ऑर्गेनिज्म तक सब जगह हो रहा है। अर्थ की ऑर्गेनिक लाइफ ज़बरदस्त और शानदार तरीके से वर्क कर रही है और एक दूसरे का सहयोग कर रही है। लगता है सब कुछ वेल मैनेज्ड और प्लान्ड वर्क की तरह हो रहा है। और ये फैक्ट है, जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ कुछ डिमांड है, कुछ कमी है, कुछ ना कुछ खराबी है। कंक्लूजन ये है कि अर्थ जब से एग्जिस्टेंस में है तब से अर्थ की कंडीशन बैलेंस्ड नहीं रही, इसलिए ऑर्गेनिक लाइफ अर्थ के अंदर और बाहर इतना काम कर रही है। हर एक वर्क का एक डेफिनेट पर्पस होता है, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में भी ऐसा ही है। हम वर्किंग कंडीशन में हैं और ऑर्गेनिक लाइफ एक लेबरर की तरह काम कर रही है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमन अर्थ का एक जीनियस मजदूर है। आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो अपने को प्रेसिडेंट या हेड मानता है। सारांश ये है कि अर्थ एक अनडेवलप्ड बैड प्लेस है। यूनिवर्स में बेटर और वर्स प्लेस होते हैं। यह आइडिया अजीब लगता है क्योंकि यूनिवर्स की हमारी नॉलेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमको ये एक्सेप्ट करने में बहुत परेशानी हो सकती है कि अर्थ एक अनडेवलप्ड बैड प्लेस है। लॉजिकली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अर्थ पर काम चल रहा है और बायो लाइफ अर्थ पर तेज़ी से काम कर रही है। तो यह मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अर्थ में कुछ कमियां हैं और यूनिवर्स में बेटर और वर्स प्लेस होते हैं। हर एक वर्क का एक डेफिनेट पर्पस होता है। कमांड्स और डायरेक्शंस हायर प्लेस से आते हैं। अर्थ पर बायोलाइफ काम करती है जिसको कमांड्स एब्सोल्यूट से आते हैं, जो वर्ल्ड, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम से होते हुए अर्थ तक पहुंचते हैं। एब्सोल्यूट से आने वाले कमांड्स या सिग्नल्स को इन्फ्लुएंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस की वजह से अर्थ पर ऑर्गेनिक लाइफ इवॉल्व हुई है। यदि हम इस संरचना को देखें कि इन्फ्लुएंस एब्सोल्यूट से वर्ल्ड, वर्ल्ड से गैलेक्सी, गैलेक्सी से सन, सन से प्लैनेट्स, प्लैनेट से ऑर्गेनिक लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ से हम तक, इसको रे ऑफ क्रिएशन कहते हैं। रे ऑफ क्रिएशन से ही हम समझते हैं कि सब आपस में रिलेटेड हैं। एक छोटे से छोटा सटल पार्टिकल भी हमसे सेपरेट नहीं है। अर्थ एक अनडेवलप्ड प्लेस है और डेवलपिंग मोड में है। ऑर्गेनिक लाइफ की यही प्रॉब्लम है कि उसे तब तक काम करना है जब तक अर्थ डेवलप नहीं हो जाती। काम इजी नहीं है, ना इसे जल्दी कर सकते हैं और ना इसको क्विट कर सकते हैं। एस्केप होने का एक ही तरीका बताया गया है और वो ये है कि सिचुएशन को एडेप्ट कर लेना। यदि इस मेथड को मान लें तो फिर कुछ नया सोचने विचारने को रहा नहीं। क्या एडेप्टेशन ही बायोलाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? हमको अपनी इमेजिनेशन यहीं बंद नहीं करनी। बचने के और भी तरीके हो सकते हैं जिनको इन्वेंट और डिस्कवर करते जाना है। रे ऑफ क्रिएशन में कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स, वर्ल्ड, गैलेक्सी आपस में कनेक्टेड हैं, पर किस तरह एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। अर्थ, प्लैनेट्स, स्टार्स
के बीच में गैप है, स्पेस है, इसी गैप को फिल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया गया और वो है बायोलाइफ। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मैन। यह बायोलाइफ अर्थ, प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच कम्युनिकेट करने के लिए ब्रिज बनाती है और वर्क करते हुए एक डेफिनेट पर्पस सर्व करती है। इन्फ्लुएंस हायर टू लोअर पास होता जाता है। बायोलाइफ आउटर स्पेस से आने वाले इन्फ्लुएंस को रिसीव करती है और इम्प्लीमेंट करती है। अर्थ बैड सिचुएशन में है और करेक्ट सिचुएशन में लाने के लिए एक सही डिजाइन देने के लिए बायोलाइफ इन्वेंट हुई है। अर्थ का कंपोजिशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, आउटर और इनर पार्ट्स में होने वाली हलचल होल सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। बायोलाइफ अर्थ के डिफेक्ट्स को सही करके अर्थ को वेल डिफाइंड शेप देने के लिए है। मैन, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब मशीन्स हैं जो एब्सोल्यूट का काम पूरा कर रही हैं। एब्सोल्यूट का एम ही बायोलाइफ का एम है जो हर इंडिविजुअल के अंदर है। सब मिलजुल कर उसी पर्पस को फुलफिल करने में लगी है। इन्फ्लुएंस एब्सोल्यूट से आता है, इसी कारण से बायोलाइफ खुद को डेवलप करने के लिए अर्थ का मटेरियल यूज करती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट करते हुए काम करने में तत्पर रहती हैं। जब मशीन ऊपर से आने वाले सिग्नल्स को सही से रिसीव नहीं कर पाती और रॉन्गली इंटरप्रेट कर जाती हैं तो मशीन रॉन्ग वर्क करने लगती है। ऐसी सिचुएशन में मशीन को रीसेट किया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसे ही बायोलाइफ जब एब्सोल्यूट से आने वाले इन्फ्लुएंस को डिकोड नहीं कर पाती तो ऑर्गेनिक लाइफ डेंजर में आ जाती है। फॉर इंस्टेंस, जब दो आदमी कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों सेम इन्फ्लुएंस रिसीव करते हैं, पर एक उस इन्फ्लुएंस को कन्वे करता है तो हो सकता है कि वो सही एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या मैसेज को मैनिपुलेट कर देता है। इससे दूसरा आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि सेम इन्फ्लुएंस इसको भी मिल रहा है पर सामने वाले की बात मैच नहीं हो रही है। बायोलाइफ में इस टाइप की कंट्रोवर्सी हर टाइम चलती रहती है। कभी कभी यह कन्फ्यूजन इस लेवल तक बढ़ जाता है कि अर्थ पर महायुद्ध और महाविनाश की कंडीशन क्रिएट कर देता है। इससे बहुत बड़ी बायोलाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस डिस्ट्रक्शन से चाहे कंट्री हो या इंडिविजुअल बहुत इफेक्ट पड़ता है, पर एब्सोल्यूट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी बायोलाइफ बची रहती है उससे काम फिर रीस्टार्ट हो जाता है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। टाइम और एनर्जी की एब्सोल्यूट पर कोई कमी नहीं और अर्थ पर बायोलाइफ की कोई कमी नहीं, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा रही है। अर्थ को वेल डिफाइंड शेप देने के बाद बायोलाइफ सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट पर वर्क करेगी और साथ ही साथ बायोलाइफ के नए इन्वेंशंस भी होने हैं। नए टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन इन्वेंट होंगे। जिनका काम पूरा हो गया है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यूनिवर्स अभी बहुत डेवलप होना है, अभी शुरुआत है।